नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आप नंबर नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि इथेनॉल के लिए मक्के को बढ़ावा मिल सकता है। जी हां, जो मक्का कारोबारी हैं, जो मक्का किसान हैं, उनके लिए बेहद अच्छी खबर आने वाली है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, बताइए मक्के को लेकर क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल बताना चाहूँगा मृत्युंजय, एथेनॉल के लिए शुगर्स की जो किल्लत हो रही है उस वजह से जो मक्का है उसकी फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसी के लिए सरकार 300 करोड़ का एक अतिरिक्त फंड देने जा रही है। और ये जो फंड है वो नाफेड और एनसीसीएफ को दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एजेंसीज जो हैं वो किसानों से मक्का खरीदेंगी और मक्के की खरीद को बढ़ाना है। और क्योंकि एमएसपी या एमएसपी के ऊपर ही मक्के की खरीद हो पाएगी इस समय, क्योंकि एक बड़ी डिमांड शुगर की किल्लत के बाद मक्के की हो रही है एथेनॉल के लिए, तो इस वजह से 300 करोड़ के आसपास का फंड यहाँ पे इनको देने की बात चल रही है। कंज्यूमर अफेयर और वित्त मंत्रालय के बीच में ये अतिरिक्त फंड देने की बात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये फंड एलोकेट हो जाएगा। और ये फंड भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब ये दोनों एजेंसीज नाफेड और एनसीसीएफ जब किसानों से खरीदेगी तो उनको जो नुकसान होगा इस समय करंट प्राइस के पर, तो उस जो नुकसान की भरपाई के लिए ये फंड को दिए जाने की प्लानिंग है सरकार की तरफ से। और क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो 20% एथेनॉल का जो टारगेट है 2025 तक, उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए, वो टारगेट पूरा होना चाहिए। इस वजह से यदि शुगर में यदि अवेलेबिलिटी नहीं है तो मक्के से वो अवेलेबिलिटी को पूरा किया जा सके, इसी वजह से इस फंड का एलोकेशन होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तरुण, आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर यह है कि जो मक्के की खरीद है वो बढ़ सकती है। एनसीसीएफ और नेफेड के लिए 300 करोड़ का फंड आ सकता है ताकि वो मक्के की खरीद बढ़ा सकें। इस खबर को समझिए, मतलब ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने ये फैसला किया कि जो शुगर केन जूस है और सिरप से एथेनॉल नहीं बनेगा, इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो अब उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? ग्रेन से होगी। और इसीलिए तरुण कह रहे हैं कि 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड मिल सकता है इन दोनों एजेंसियों को, ताकि मक्के की खरीद बढ़ाई जा सके और एथेनॉल में कोई कमी ना हो। और जो 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है, 2024 के लिए टारगेट था करीब 15% का, जो कि अब इंडस्ट्री ये आशंका जाहिर कर रही है कि जो गन्ना पर जो फैसला हुआ है उससे ये 15% का टारगेट खिसक के 10% के आसपास आ सकता है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और 15% का इस साल का टारगेट हम पूरा कर लेंगे। तो एक सवाल तरुण मेरा आपसे और होगा, चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर दी है, तो क्या ये माना जाए, चूंकि ये जो रोक लगाई गई है गन्ने के जूस और सिरप से, ये तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है, तो क्या ये माना जाए कि ये खरीद नेफेड और एनसीसीएफ की तरफ से जल्द शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, जो ये फंड का जो डिस्कशन है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। तो जैसे ही ये फंड का एलोकेशन हो जाता है तो ये दोनों एजेंसीज मक्के की खरीद को शुरू कर देगी। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है 300 करोड़, और जिस तरीके की डिमांड एथेनॉल में है और जिस हिसाब से ये एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग का जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पेट प्रोजेक्ट है। तो इसमें किसी भी प्रकार की देरी ना तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री चाहता है और ना ही वित्त मंत्रालय चाहता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस पे ईएफसी जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी होती है उस पे बैठक होगी। उस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड नाफेड और एनसीसीएफ एजेंसीज को दे दिया जाए। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और तरुण कह रहे हैं कि इसमें काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है।
ताकि जो जो डर है इंडस्ट्री को कि ब्लेंडिंग जो है इथेनॉल की वो कम हो जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी कवायद है कि जल्द से जल्द उसकी पूर्ति की जाए। और इसीलिए ये 300 करोड़ का फंड यहाँ पर आवंटित हो सकता है एनसीसीएफ को, नेफेड को, ताकि मक्के की खरीद यहाँ पर बढ़ाई जा सके। और तरुण कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे एमएसपी पे खरीद होती है, लेकिन अभी सीजन नहीं है, सीजन आने में वक्त लगेगा, तो ये खरीद पहले ही शुरू हो सकती है। राइट तरुण, सीजन से पहले? बिल्कुल जो उम्मीद है वो यही है कि जल्द से जल्द इसकी खरीद की जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ये शुगर का कंपनसेट हो रहा, इसको मक्के को शुगर से कंपनसेट करना है, इस वजह से जल्द इसकी खरीद की जाने की योजना सरकार बना रही है। और मैं बताना चाहूंगा, मतलब शुगर की जो किल्लत है वो पब्लिक के लिए अभी आई है, लेकिन सरकार ने इसको बहुत पहले से एंटिसिपेट कर लिया था। इसके लिए कमेटी भी फॉर्म की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द सबमिट होने वाली है। बिल्कुल, तो ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन तरुण की तरफ से कि एक रिपोर्ट जल्द यहाँ पर आने वाली है, सबमिट होने वाली है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस खबर को डिटेल में बताने के लिए। तो मक्का, हालांकि किसानों के पास, जिन किसानों के पास मक्के का स्टॉक है उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको अच्छा प्राइस अभी मिल सकता है। इस 300 करोड़ के फंड से अतिरिक्त खरीद यहाँ पर मक्के की होगी अगर ये अप्रूव हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मक्के के बाद प्याज की खबर की। प्याज को लेकर ताज़ा खबर ये है कि प्याज की महंगाई पर सरकार लगातार एक्शन में है, और जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, प्याज के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहले पाबंदी लगाई, और अब आज उपभोक्ता सचिव का ये बयान आया है कि सरकार जो प्याज की खरीद है उसको अभी कंटिन्यू रखेगी, और देश भर की सभी मंडियों से प्याज की खरीद होगी। दाम के नीचे आने तक ये इंटरवेंशन जारी रहेगा, और किसान और ग्राहक दोनों के हित में फैसला लिया जाएगा। और प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च तक रोक जारी है। और आपको बता दें कि एक्सपोर्ट पर रोक लगने के बाद जो लासलगांव एपीएमसी मंडी है, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर प्याज के दाम बहुत घट गए हैं। करीब आप मान के चलिए 1500 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के आसपास थोक भाव प्याज के कम हो गए हैं महज कुछ ही दिनों में, जब से ये एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी से दाम कुछ और कम हो सकते हैं, जब सप्लाई और बढ़ जाएगी प्याज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। बीरेन जी, मेरा सवाल आपसे गोल्ड पर होगा। सर, गोल्ड की कीमतें ऊपर से काफ़ी नीचे आ गई हैं हाल की तेज़ी के बाद। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में जॉब के आंकड़े बेहतर आए हैं, और जॉब के आंकड़े बेहतर आने के बाद अब मार्केट का जो रुझान था इंटरेस्ट रेट को लेकर वो थोड़ा कम हुआ है। मार्केट को लगता है कि शायद अर्ली रेट कट ना हो, मई से पहले इसकी कोई संभावना ना दिखे, इस बात की संभावना मार्केट जता रहा है। क्या करना चाहिए गोल्ड में, बताइए। आपका बिल्कुल सही आकलन है। मार्केट का अब ऑलमोस्ट कंसेंसस बन गया है मजबूत जॉब डेटा के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मार्केट फ्रोथी हो गया था जब 2150 का कॉमेक्स में भाव हमने देखा तब। तो अब उसके बाद $150 गिरे हैं, और भी मेरे हिसाब से $50-60 गिर सकता है। अगर 1978 स्पॉट गोल्ड ब्रेक होता है तो शायद हम इसको 1948 और 1930 तक देखेंगे। इंडियन टर्म्स में MCX के हिसाब से अगर देखें तो 60,600-700 तक का प्राइस आना चाहिए। अब आगे रुझान फेड की जो बुधवार की मीटिंग है उसमें स्टेटमेंट हॉकिश रहता है या डोविश, उस पर बाजार का ध्यान ज़्यादा होगा। ठीक है, अनुज जी आप जरा बताएं, चांदी में क्या ट्रेड लें, सिल्वर में क्या करना चाहिए? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड सिल्वर में हम थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अभी डिस्कशन है वो थोड़ा पेंडिंग है, और लग रहा है कि अर्ली रेट कट ना हो, थोड़ा बाद में हो। देखिए ये टोटली डिपेंड कर रहा है डेटा के ऊपर, बट हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर में करीबन 72,500 के आसपास बिकवाली करें, 73,080 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 71,700 तक देखने को मिल सकता है। तो लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सबड्यूड रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, बट थोड़ा सा प्रेशर आपको हायर लेवल पे देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं सवाल, और पहला सवाल है पवन का, हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मुझे वीरेंद्र जी से पूछना है। मेरे 2 सवाल है। पहला वार शीट पर है जो जरूरी है। पहले मैंने इनसे पूछा था रोल ओवर करने के लिए, तो उन्होंने बोला रोल ओवर कर लीजिए। मेरे पास दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट था 5800 रुपए का, तो मैंने उसको रोल ओवर कर लिया। और मुझे दूसरा सवाल धनिया के बारे में पूछना है, मुझे कहाँ पर लेना चाहिए और किस टारगेट के लिए लेना चाहिए? बताइए वीरेंद्र सर, ग्वार और धनिया पर आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या सुझाव आपका? ग्वार का रोल ओवर कॉस्ट काफी कम हुआ है। जो
160 170 चल रहा था, अभी वो 55-60 यानी 1% का रोल ओवर हुआ है। इट्स अ गुड साइन फॉर बाय एंड होल्ड जो लोग करते हैं उनके लिए। मार्केट कहीं बॉटमिंग प्रोसेस में है। मैं अभी भी इसको बाय ऑन डिप्स प्रेफर कर रहा हूँ पोजिशनली स्पीकिंग। धनिया में दो प्ले है। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है धनिया का वो काफ़ी ऊंचा है, वो 8700-8800 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है विथ 93 का स्टॉप लॉस से डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 82। और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 7150-73 मीन्स 7150-7300 के आसपास बाई किया जा सकता है। 6980 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 7900-8100 के आसपास। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल जी। सर इंट्राडे में चांदी का क्या टारगेट रहेगा? इंट्राडे में चांदी का टारगेट बताइए अनुज जी, इंट्राडे में चांदी का टारगेट। देखिए लग रहा है कि 71,800 71,700 तक के लेवल आ सकते हैं। थोड़ा सेलिंग प्रेशर लग रहा है कि चांदी में देखा जा सकता है। अच्छा, सेलिंग प्रेशर आप कह रहे हैं कि चांदी में दिख सकता है, इस पे आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ की बात करते हैं। क्रूड पर वीरेन जी क्या व्यू है आपका? कच्चा तेल मतलब आप समझिए कि लगातार 7 हफ्ते तक क्रूड के दाम गिरते रहे और ये पिछले 5 साल में मतलब 2018 के बाद पहली बार इतनी लंबी गिरावट क्रूड में आई है। क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? इसमें ऐसा लग रहा है कि ओपेक का काफ़ी एग्रेसिव इंटरवेंशन होने के बावजूद, प्रोडक्शन कट होने के बावजूद भी मार्केट कमज़ोर पड़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो लास्ट टाइम 65 का लो हुआ था नाइमेक्स में, ये शायद ब्रेक हो जाएगा। हम करीबन 58-62 58-62 तक दिख रहा है मुझे, और इंडियन टर्म्स में शायद 55-50-5600 के आसपास के प्राइस हम देखेंगे अगले 2-3 वीक में। इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी बेरिश है। अच्छा, इंटरनली आपको लगता है मार्केट काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। नेक्स्ट कॉलर हनुमंत है हमारे साथ, पूछिए हनुमंत। हेलो जी पूछें। हाँ सर, अनुप गुप्ता साहब से बात करने का है कि क्रूड का कहाँ तक जाएगा नीचे? बताइए गुप्ता जी, आज के लिए क्रूड कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए क्रूड अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, नीचे करीबन 5850 और ऊपर में करीबन 6000 के आसपास तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है जो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। करीबन 5900 तक के लेवल मिले तो खरीदारी करें, 5840 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 6000 तक देखा जा सकता है। तो मार्केट ओवरसोल्ड में है, एक हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर दीपाली हैं, पूछिए दीपाली। इवनिंग सर, मैं दीपाली बोल रही हूँ मुंबई से। जी पूछें। एक्चुअली गोल्ड मेगा के लिए आज की रणनीति क्या रहेगी, इंट्राडे के लिए और सिल्वर के लिए भी? इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर की रणनीति आप जानना चाहते हैं? बताइए अनुज जी, इंट्राडे के तो आप मास्टर हैं, क्या करें आज सोने में और चांदी में? देखिए दोनों में ही हमें लगता है कि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में रहेगा, तो बिकवाली का ही सलाह है। हमें लगता है कि नीचे गोल्ड करीबन 61,200 61,300 तक आ सकता है और सिल्वर नीचे लग रहा है कि 71,800 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो दोनों में ही हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिगर है हमारे साथ, पूछिए जिगर। अनुप जी से सवाल से इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? बताइए अनुज जी, एक बार फिर से गोल्ड में क्या करें? देखिए गोल्ड में बिकवाली के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। नीचे हमें लग रहा है कि 61,300 61,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली के साथ इंट्राडे के लिए ट्रेड सजेस्टेड है। ठीक है, एक सवाल बीरेन जी आपसे जीरे पर। सर जीरे में क्या हुआ सर, आपके हिसाब से क्या हुआ जीरे में जो अभी हुआ है? कहाँ 65,000 का जीरा 36-37,000 पे आ गया 1.5-2 महीने में ही। इसमें स्विंग का नंबर्स काफ़ी एक्सपांसन है, करीबन 160-170% की स्विंग लोग बता रहे हैं। ऊपरी इस तरह से डिमांड डिस्ट्रक्शन भी है, बट फिलहाल मैं ऐसा देख रहा हूँ अभी भी वेदर इवेंट, क्योंकि जीरा पर्टिकुलर वेदर से बहुत ही प्रभावित होता है, और अभी कम से कम मेरे हिसाब से 4-6 वीक का वेदर क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर कोई वेदर इवेंट एडवर्स नहीं रही तो मार्केट अभी भी डाउन साइड बता सकता है, प्रोबेबली 30-35 या मे बी 27-28, बट नाउ डिपेंड्स ऑन मोस्टली वेदर। ओके, वेदर पे डिपेंड है, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चीनी को लेकर क्या चल रहा है?
क्योंकि आप देखिए कि जब से ये खबर आई है कि गन्ने के जूस और सिरप से एथेनॉल नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद से बहुत चर्चा हो रही है शुगर की, एथेनॉल की। इसलिए हमने बात की है इस्मा के इनकमिंग प्रेसिडेंट जो 15 दिसंबर से इसी हफ्ते कार्यभार संभालेंगे, एम प्रभाकर राव साहब, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जानने और समझने की कोशिश की है कि इंडस्ट्री को क्या दिक्कत है और इंडस्ट्री को चाहिए क्या। सुनिए। नमस्कार। और चूंकि चीनी को लेकर खबरों का बाजार बहुत गर्म है, जिस तरह से सरकार ने एथेनॉल के ऊपर ये फैसला किया है कि शुगर केन जूस और सिरप से एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा, उसको लेकर के लगातार इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया आ रही है। और इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस्मा के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एम प्रभाकर राव साहब, वो जुड़ रहे हैं। 15 तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे और चूंकि अब इन्हीं को आगे का पूरा मामला देखना है, तो एम प्रभाकर राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए 15 तारीख से आपका कार्यकाल शुरू हो रहा है, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे अभी इंडस्ट्री को लेकर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सरकार का फैसला है कि शुगर केन जूस और सिरप से आप एथेनॉल नहीं बना सकते, अभी बी हैवी मोलासिस से आप बनाते रहें, सी से बनाते रहें, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आप इंडस्ट्री के ऊपर क्या देख रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेलकम। तो हम लोग वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट शुगर फॉर द कंट्री। तो जितना चीनी चाहिए उतना तो बनाना ही पड़ेगा। अचानक ये प्रोडक्शन का कम होने से बिकॉज ऑफ एल निनो ये सरकार को ये रोक लगाना पड़ा सिरप से। लेकिन इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया इथेनॉल का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सरकार का जो लक्ष्य था 20% तक ले जाने का, तो उसके हिसाब से हम लोग भी कैपेसिटी ऐड करते गए। तो इसलिए हम लोग भी काफ़ी इसके बारे में कंफ्यूज हैं, आगे क्या होगा कैसा होगा करके। विद इन द लिमिटेशंस वी हैव गिवन सम सजेशंस टू द गवर्नमेंट। सबसे पहला हमारा सजेशन ये है कि जो सिरप से जो बनाने का जो क्वांटिटी था उसको बी हेवी मोलासेस से अगर बनाने का परमिशन मिलता है तो कम से कम कुछ हद तक ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री के लिए इस साल में कम हो जाता है। ठीक। और दूसरा ये जो प्राइसेस है, क्योंकि कुछ लॉस होने वाले हैं कंपनियों को, जिसने इन्वेस्टमेंट किया काफी कुछ, उनको लॉस होने वाला है। थोड़ा इथेनॉल का प्राइसेस भी बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा रिक्वेस्ट है। जैसा ग्रेन के लिए प्राइस बढ़ाया, वो हमारे लिए भी ऐसा बढ़ाना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है। आने वाले लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में हम लोग सोच रहे हैं, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये अभी तो समय नहीं है, तो आगे वो भी करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें जो आपने बात कही, इसमें महत्वपूर्ण बात है और थोड़ा इसमें और क्लियरिटी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जो बी हैवी मोलासिस से अभी उससे एथेनॉल बनाया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि जो अभी चूंकि ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्टेड है, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वहां पर ये अलाउड है, आप कह रहे हैं कि उससे आगे भी बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बनाने दिया जाए, राइट सर? नहीं, आगे की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो अभी जितना क्वांटिटी सिरप या जूस बेस्ड हम लोग ने ऑफर किया, उतना ही क्वांटिटी बी हेवी से लेने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एथेनॉल का प्राइस आप क्या चाह रहे हैं? आपके हिसाब से कितना प्राइस हो जाना चाहिए एथेनॉल का, ताकि आपका लॉस कम हो या लॉस? कम से कम ये प्रति लीटर 10 रुपया तक बढ़ने से हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग बैलेंस कर सकते हैं जो अभी लॉस हो रहा है। थोड़ा या बहुत? ये इससे थोड़ा ही होगा इम्पैक्ट, क्योंकि क्वांटिटी तो रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, ज्यादा क्वांटिटी हम लोग हम लोग नहीं बना पाएंगे। ओके, ठीक है। कैपेसिटी हमने जो बनाया उसका लगभग अभी लगता है कि 50% से भी कम उसका यूसेज होगा, जो भी कैपेसिटी क्रिएट हुआ उसका। ओके, ठीक है। अब एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या कल आप लोग पीएमओ के साथ कोई मीटिंग करने जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मीटिंग होगा करके, लेकिन उसका अभी समय कब होगी, किस समय होगी, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन शाम तक शायद हमको मालूम पड़ेगा। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि आज पेट्रोलियम सेक्रेटरी के साथ आप लोगों की कोई मीटिंग थी, उसमें कुछ बातचीत हो पाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एथेनॉल सप्लाई को लेकर? हमारा अध्यक्ष जी अभी मीटिंग किया होगा, हमारे पास उसका कोई अपडेट नहीं है। तो लेकिन मीटिंग होने का शेड्यूल था। अच्छा, ओके, शेड्यूल था, राइट। अब एक सवाल जरा बताइए राव साहब कि चूंकि ये इसलिए किया गया है ताकि चीनी की सप्लाई बढ़ जाए,
आपके हिसाब से इथेनॉल शुगर केन जूस और सिरप से अगर इथेनॉल अभी नहीं बनेगा तो कितनी सप्लाई चीनी की बढ़ जाएगी नेट नेट? तो इसका अंदाजा है करीब 2.5 से 3 मिलियन टन बढ़ने का संभावना है, जिसका वजह से कुछ बफर स्टॉक भी हो जाएगा चीनी। मतलब इस सीजन का जो रिक्वायरमेंट है, इस साल का जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम लोग कुछ बफर स्टॉक में जाके हम लोग लैंड करेंगे। तो बफर स्टॉक होल्ड करने से कुछ कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये सब बातें हम लोग आगे में बात करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये इमीडिएट जो एक्शन हुआ इससे हमको निकलना है। इसके बाद ये अगर बफर स्टॉक बनेगा तो कैसा इसको स्टॉक किया जाए, कैसा हम किसान के लिए पेमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा, वो सब हमको सोचना है। हम 15-20 दिन के बाद पूरा डेटा लेकर के हम गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 15-20 दिन के बाद फिर आप बैठेंगे सरकार के साथ। ये जो आपने कहा कि 2.5 से 3 मिलियन टन, मतलब 25 से 30 लाख टन ज्यादा चीनी मार्केट में आ जाएगी, उत्पादन होगा चीनी का। तो इससे क्या चीनी की कीमतों पर कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्या चीनी का प्राइस कुछ और कम हो जाएगा? वो तो चीनी का प्राइस का ऊपर इंपैक्ट तो होना ही है। तो अभी जो प्राइसेस है वो भी कोई अगर हम विश्व की प्राइसेस के कंपेयर करेंगे तो अपना देश का चीनी का भाव काफी कम है। तो इस लेवल से भी शायद और कम होने का संभावना है। ठीक है, अब एक बात जरा सर आप बताएं कि अगर मान लीजिए चीनी का प्राइस 1 रुपए या 2 रुपए प्रति किलो घटता है, कम होता है, तो इससे कितना बर्डन बढ़ जाएगा चीनी मिलों का? तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं अचानक बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। इट विल बी क्वाइट सब्सटेंशियल। इसका असर एक तरफ इथेनॉल का प्लांट बंद करने से जो इंटरेस्ट का बर्डन जो बढ़ता है फैक्ट्री के ऊपर, उसके साथ साथ अगर चीनी का भाव भी घट गया तो हमारा अभी जो ये सब जो कार्यक्रम हुआ था, ये तो किसान को हम चीनी के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का जो मकसद था प्रधानमंत्री जी का और गवर्नमेंट का, उस हिसाब से ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे। और किसान का पेमेंट भी टाइमली किया जाए, उसके लिए भी ये सब इंतजाम पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ने किया था। ये बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है, हाँ, ये इंडस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इथेनॉल के लिए जब आप जूस बेचते हैं तो आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं ओएमसीज की तरफ से, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से, और जब उसके बदले आप चीनी बेचेंगे तो इसमें थोड़ा, चूंकि रिलीज मैकेनिज्म है, तो हर महीने के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते हैं। तो इससे क्या किसानों के भुगतान पर कोई इम्पैक्ट आएगा, गन्ना किसानों के भुगतान पर? जरूर आएगा। किसान का पेमेंट अभी जो हम लोग 15 दिन के अंदर जो कर पा रहे थे, पिछले 2 साल से बहुत अच्छा हो गया सिस्टम, उसका ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और पेमेंट कुछ लेट हो सकता है किसान के लिए। ओके, तो मतलब बेसिकली आप जो 3 मिलियन टन अगर बफर बन जाता है तो वो जो भी रिलीज कोटा होगा वो कोटा उसके लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जरूर आएगा 1-2 महीने के बाद। अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए, मतलब आप उस वक्त में ISMA के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जब मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिस वक्त में आया है, उस वक्त में आपको ये कमान मिली है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसको ठीक तरीके से टैकल कर पाएँ। सबसे पहले आपने जी बिजनेस को वक्त दिया, 15 तारीख से आपका कार्यकाल शुरू हो रहा है और उससे पहले आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।